हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका पहला पेपर है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स यानी प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रीक फिलोसोफर या यूनानी विचारक प्लेटो से। प्लेटो का नाम आपने कई बार सुना है। प्लेटो राजनीति विज्ञान के फाउंडिंग फादर्स में से माने जाते हैं, यानी जिन्होंने राजनीति विज्ञान के आधार तैयार किए वे विचारक हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्लेटो एक ग्रीक विचारक हैं, यूनानी विचारक हैं, और राजनीतिक विचार या राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत ग्रीक से ही मानी जाती है, यूनानियों से मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा यूनानियों ने इसको एक, जिसे कहते हैं, एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विषय के रूप में, एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। और काफ़ी कुछ जो हमारा आधुनिक राज्य है वह उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमको समझ में आता है कि वे वहाँ से आते हैं। यहाँ जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक लोग थे, उनके बारे में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो कि मुझे लगता है आपको ये समझने में मदद करेगी कि क्यों बहुत कुछ चीज़ों की शुरुआत, मतलब ना सिर्फ राजनीति विज्ञान में बल्कि अन्य विषयों में भी, आपने बहुत जगह सुना होगा कि लैटिन भाषा से इसका उद्भव हुआ है और ग्रीस से शुरुआत हुई। तो कैसे एक तरह से ज्ञान की शुरुआत यूनान से मानी जाती है। इस संदर्भ में सी एल वेपर की बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है पॉलिटिकल थॉट पर, आप लोग देख सकते हैं उसको। सी एल वेपर एक जगह लिखते हैं यूनानी लोगों के लिए कि दे वर अ रेस ऑफ सीकर्स आफ्टर अननोन ट्रूथ्स, यानी वे ऐसे लोग थे जो ऐसे सत्यों की खोज करना चाहते थे जो कि अब तक छुपे हुए रहे हैं या जब तक जिनकी जानकारी नहीं है। यानी कि बहुत कुछ खोज, बहुत कुछ अन्वेषण का वातावरण या माहौल या एक भावना, जिसे हम कहना चाहिए, यूनानी लोगों में थी। और प्लेटो से पहले भी बहुत सारे और अन्य विचारक हुए हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं बता रही हूँ आपको। थेल्स, एनेक्सेमेंडर, पाइथागोरस, हेराक्लिटस, परमेनिडीज, जेनो, हीरोडोटस आदि आदि। मैंने कुछ नाम ही दिए हैं। कई विषयों के संदर्भ में आप इन प्रसिद्ध विद्वानों के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। यहाँ पर खास तौर पर एक नाम जो हमारे लिए फेमिलियर है वो है पाइथागोरस का। हमने से बेसिक मैथमेटिक्स, गणित हम सब ने थोड़ी बहुत पढ़ी है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स में भी उनका योगदान काफ़ी है ना। ये बात मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कह रही हूँ कि न सिर्फ राजनीति विज्ञान में बल्कि अन्य विषयों में भी काफ़ी कुछ, जिसे हम कहते हैं, व्यवस्थित ज्ञान की शुरुआत यूनान से मानी जाती है। और इसके संदर्भ में ही सी एल वेपर कहते हैं कि द ग्रीक्स अलाइड ग्रेट फेथ इन रीज़न, कि जो यूनानी लोग थे उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था तर्क में, एक तर्क संगत सोच में। दे बिलीव दैट लाइफ एंड द वर्ल्ड वर रैशनल। वे मानते थे कि ये जो जीवन है और ये जो दुनिया है हमारी इतनी खूबसूरत, इसके पीछे ये रीजनल है, रैशनल है, ये रीज़न पर बेस्ड है, तर्क पर आधारित है। एंड दैट द लॉज दैट गवर्न देम माइट बी एप्रीहेंडेड बाय देम। और जो नियम या जो प्रिंसिपल्स इस पूरी दुनिया को चलाते हैं उन्हें हम जान सकते हैं, और वे तर्क पर आधारित हैं। और एक और विशेष बात जो वेपर कहते हैं, दे हैड अ ग्रेट इंस्टिंक्ट फॉर क्रिटिसिज्म। उनमें आलोचना को एक्सेप्ट करने की भावना भी बहुत थी। आलोचना का अर्थ यहाँ ये है कि हम जो भी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं या जो भी विचार हम बनाते हैं वो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट से डेवलप होनी चाहिए, यानी उसे हम उसके प्रॉस कॉन्स विचार कर सकें, उसमें यदि कोई कमियां हैं उन्हें हम स्वीकार कर सकें, या हम कहीं गलत दिशा में यदि जा रहे हैं तो हम उसे स्वीकार कर सकें। और ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है
कि हम जिस विचार को अंततः हम जिस पर पहुंचे वो पूरी तरह से तर्क पर या रीजन पर आधारित हो। बात कर रही थी, एक और बात जो हमें बहुत ध्यान में रखनी होगी इन विचारों को पढ़ते समय, वह ये थी कि जो ग्रीक्स थे, जो यूनानी लोग थे, उनके लिए अपने नगर राज्य का, अपने सिटी स्टेट, अपने पोलिस का बहुत ज़्यादा महत्व था। इतना महत्व था कि जब एक व्यक्ति का नाम बताया जाता था, तो जैसे कि आज के समय में हमारे यहाँ पिता माता के नाम बताए जाते हैं, उस समय उस व्यक्ति के नगर राज्य का नाम भी साथ ही साथ लिया जाता था। और ये जो पोलिस थे, इनमें एक बहुत स्वतंत्रता का वातावरण था, यानी कि अपनी बात कहने का, अपना मत रखने का वातावरण था। सीएल वेपर ऐसा मानते हैं कि ग्रीक्स के लिए, यूनानियों के लिए इस पोलिस का इतना महत्व था कि वे जितने भी मानवीय गुण हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज जितनी भी हैं, जो कि हम मानते हैं कि अच्छे जीवन में, एक अच्छे मनुष्य में होनी चाहिए, वे मानते थे कि वे सब एक पोलिस में, एक नगर राज्य में मौजूद हैं। और इसीलिए ये माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका राज्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसका जीवन एक राज्य में ही संभव है और उसके बिना नहीं। और यदि वो एक राज्य के अंतर्गत रहता है तो वे यथोचित जो मानवीय गुण हैं, जो इसेंशियल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो जैसे हम कहें एक गुड लाइफ है, अच्छी जीवन है, वो उसको पोलिस में रहकर ही प्राप्त कर सकता था। और इसीलिए वेपर ये भी कहते हैं कि हम शायद खुद आज इतना नहीं सोच पाते, लेकिन यूनानी लोग पोलिस को या नगर राज्य को, हम अपने देश को या हम अपने राज्य को जो महत्व देते हैं, उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा महत्व देते थे। तो देखिए, इस सारे बैकग्राउंड में हम मानते हैं कि प्लेटो के विचारों की शुरुआत हुई, जहाँ पर पोलिस जो है वो व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसीलिए प्लेटो के जो सारे विचार हैं, उनमें जो सेंट्रल जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो मुख्य रूप से वो पोलिस को लेकर ही है, नगर राज्य को लेकर ही है, कि उसे किस तरह से बहुत बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। प्लेटो का जन्म एथेंस नाम का जो पोलिस था, बहुत प्रसिद्ध, उसमें 427 ईसा पूर्व 427 बीसी में हुआ था और उनकी डेथ 347 बीसी में हुई है। प्लेटो एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते थे, दोनों और उनके पिता और माता की तरफ से पढ़े लिखे लोग थे और काफ़ी महत्वपूर्ण परिवार थे, जिनका कि उस पूरे वहाँ की राजनीति में, वहाँ की व्यवस्था में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती थी। लेकिन उस वक्त का जो समय था वो एथेंस के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि एथेंस पेलोपोनेशियन वॉर में उलझा हुआ था। हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य प्लेटो के विचारों को पढ़ना है। केवल थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को समझने के लिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। और उस वक्त वहाँ पर लोकतंत्र बुरे हाल में था। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वहाँ पे थीं, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि वहाँ लिबर्टी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस तरह से नहीं जिस तरह की हम आज की तारीख में जानते हैं। हम जिसमें रह रहे हैं वो तो एक प्रतिनिधि है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का सिस्टम है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का सिस्टम है। लोकतंत्र का अगर हम सही रूप में अर्थ देखें तो उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को जो वहाँ का जो शासन तंत्र चल रहा है, उसमें अपनी बात कहने का और उसमें अपना मत रखने का अधिकार हो। उसके तरीके अलग हो सकते हैं, हम अभी उसमें भी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था हमें ग्रीक सिटी स्टेट्स में देखने को मिलती है, लेकिन ये व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से चरमरा गई थी, हटा दी गई थी एक समय। तो कुछ समय के लिए वापस जो लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग थे वे सत्ता में आए, लेकिन वे भी सब बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे और करप्ट थे। प्लेटो से, चूंकि मैंने आपसे कहा कि वे एक ऐसे परिवार से थे जो महत्वपूर्ण था, उनसे भी अपेक्षा की गई कि वे राजनीति में हिस्सा लें। लेकिन जब उन लोगों के खराब व्यवहार, भ्रष्ट व्यवहार उन्होंने देखे, तो वे राजनीति से बहुत विमुख हो गए। और इस सब का एक क्लाइमैक्स आता है जब उन्हें लगता है कि ये सब बहुत खराब है, जब उनके मित्र सीएल वेपर उन्हें मित्र मानते हैं। सोक्रेटिस, सुकरात का नाम आपने सभी सुना है, सभी लोगों ने सुना है।
सुकरात को मृत्युदंड दे दिया जाता है। और वैसे तो अधिकांश जो विद्वान हैं वे सुकरात को प्लेटो का गुरु भी मानते हैं। सीएल वेपर उन्हें मित्र की संज्ञा देते हैं। और सुकरात का जब मृत्युदंड दिया जाता है तो प्लेटो को बहुत आघात पहुंचा और वे पूरी तरह से राजनीति से विमुख होकर दर्शन की ओर जुड़ गए। एथेंस छोड़ दिया उन्होंने और करीब 12 वर्षों तक काफ़ी सारे नगर राज्यों की यात्राएं की, जिसमें मेगारा, सीरीन, इटली और इजिप्ट या मिस्र भी शामिल था। और 12 साल उनकी जो यात्राओं का उद्देश्य लगता है वो यही लगता है कि वे जितना ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, नगर राज्यों के बारे में, अच्छी व्यवस्थाओं के बारे में, ऐसा लगता है उन्होंने वो करने की कोशिश की। और जब वे एथेंस वापस लौटे तो उन्होंने वहाँ पर अपनी अकेडमी की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। और ये जो अकेडमी है ये माना जाता है कि जो पश्चिमी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पहली यूनिवर्सिटी उसे कहा जाता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट। इस एकेडमी का माहौल किस तरह का रहा होगा, इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ। कहा जाता है कि उस जो अकेडमी थी उसके बाहर एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ था, लिखा हुआ था, नो वन विदाउट अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में एंटर हियर। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे गणित का ज्ञान नहीं है वे इस अकेडमी में एंटर ना हो। गणित के ज्ञान से आप समझें बच्चों, गणित का अर्थ हुआ एक रीजन बेस्ड, एक लॉजिक बेस्ड अप्रोच। यानी कि वो जो यूनिवर्सिटी थी, वो जो अकेडमी थी, वो बेसिकली ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक, जितनी ज़्यादा एक तार्किक ज्ञान प्राप्त करने के इसके उद्देश्य से स्थापित की गई थी। सीएल वेपर कहते हैं कि इट होप टू प्रोवाइड मेन हु नर्चर्ड बाय देयर एकेडमिक ट्रेनिंग। ये अकेडमी जो थी वो ऐसे व्यक्ति बनाना चाहती थी, हु नर्चर्ड बाय देयर एकेडमिक ट्रेनिंग, यानी कि जो अपने अकादमिक प्रशिक्षण द्वारा, नर्चर यानी उनमें विकसित किया जा सके, वुड बिकम लीडर्स ऑफ देयर कम्युनिटीज़, अपने समुदायों के नेता बने, लॉ गिवर्स बने, कानूनविद बने और स्टेट्समैन बने, यानी बड़े नेतृत्व जिसे हम कहते हैं स्टेट्समैन बन पाए। यानी कि अकेडमी का जो उद्देश्य है वह केवल शिक्षा प्राप्त या शिक्षा दे देना नहीं है। शिक्षा किस लिए? जिससे कि जो पोलिस है, जो सिटी स्टेट है, उसको बेहतर नेतृत्व प्रदान किया जा सके। ये प्लेटो की अपनी अकेडमी को शुरुआत करने की के पीछे जो उद्देश्य था। आप जब प्लेटो के विचार जो आपके सिलेबस में है, जस्टिस यानी न्याय, आइडियल फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा, और उनके शिक्षा के बारे में विचारों को पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप इसको जोड़ कर देखें कि पोलिस उनकी पूरी विचारधारा में कितना महत्वपूर्ण था, उनका नगर राज्य, और जो पूरा उनका जो फिलॉसफी है, उनके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, वे कहीं ना कहीं इस पोलिस को बेहतर बनाने के लिए। इस बात को हमें लगातार याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो कि उस समय का जो कल्चर था, उस समय की जिस तरह की माहौल था, उसके बारे में हमें बताती है कि प्लेटो की किताबों को कहा जाता है डायलॉग्स। डायलॉग्स को हम हिंदी में कहते हैं संवाद। वो किताबें डायलॉग्स के रूप में लिखी गई हैं, संवाद के रूप में लिखी गई हैं। यानी एक प्रश्न पूछने वाला है और एक जवाब देने वाला है। आप देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं इस बात की बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि डायलॉग करने के पीछे है कि आप किस तरह से लॉजिक बेस्ड अपना आंसर पे पहुंचते हैं। और इसमें जो मुख्य बोलने वाला है यानी जवाब देने वाला है, और इसीलिए सुकरात को प्लेटो का गुरु माना जाता है, वो सुकरात, यानी वे सवाल पूछते हैं और जवाब देने वाले हैं सोक्रेटिस या सुकरात। प्लेटो के बहुत सारे डायलॉग्स हैं, मैं उनके कुछ के नाम आपको बता रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनका उच्चारण ठीक कर सकूँ। ये मूलतः लैटिन भाषा के शब्द हैं, क्योंकि क्रीटो, एपोलॉजी, लेचस, लाइसिस, चामडीज, फेडो, जॉर्जियास, मेनो, प्रोटैगोरस, सिंपोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, टिमेयस,
थिएथियस। इनमें से कुछ के नाम आप बार बार जब हम उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे और कि हमने इन सिद्धांतों को कहाँ से लिया है, तब आप इन डायलॉग्स का नाम आप फिर से सुनेंगे। और यहाँ मैं आपके लिए प्लेटो का एक इमेज आपके दिमाग में बन सके, तो एक उनकी जो एक मूर्ति लगी हुई है ग्रीस की हेलेनिक एकेडमी के बाहर, वो आपके लिए मैं लाई हूँ। तो ये देखें, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, आप साथ में अपनी किताबों से भी पढ़ें, और आपके यदि अन्य कोई सवाल होते हैं तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है आपको प्लेटो के बारे में जानने में और यूनान के बारे में जानने में काफ़ी मज़ा आया होगा।